हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पवन सीरीज का अति लघुत्तरीय प्रश्न। हमने बहुविकल्पी करा दिए है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। आइए हम अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हम विस्तार से इसमें चल रहे हैं। जैसे हमने बहुविकल्पी को विस्तार से लिया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, वैसे इसमें भी हम विस्तार से एक एक क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। पहला क्वेश्चन दिया है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है बताइएगा। अभाज्य संख्या दोस्तों होती है जैसे जो एक और स्वयं, ठीक है, एक और स्वयं से कट जाए। ठीक, जैसे 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, ठीक है, और 2 ले लीजिए। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, और यह जो है एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटने वाला है। और एक होता है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से, स्वयं से और एक अन्य संख्या से कम एक अन्य संख्या से कटनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 संख्या से कटनी चाहिए। तो वह हो जाएगा जैसे 4 ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 स्वयं से कटेगा। इसके पहले 3 जो है वह जो है अभाज्य संख्या है, वह किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो ये 4 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई कह रहा है तो भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो वह 4 हो जाएगी। 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है, 9 ले लेते हैं। तो ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएँ हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए दोस्तों, एक होता है भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या। अब इसमें भी सम अभाज्य संख्याएं और सम भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, विषम भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अभाज्य जो संख्याएं हैं, यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि बताइए हमें विषम अभाज्य संख्या, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम अभाज्य संख्या तो होगा नहीं, है तो सम है। तो वहाँ से जो है 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3, 5, 7। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। समापवर्ती क्या है। ठीक है, समापवर्ती, समापवर्ती, समापवर्ती क्या है दोस्तों पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है, देख लेते हैं एक बार। वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी गई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्ती कहलाता है। चलिए इसको छोड़िए, हम देखते हैं समापवर्ती क्या होता है। पहले देखते हैं दोस्तों अपवर्ती क्या होता है। अपवर्ती, अपवर्त को आप गुणज भी बोल सकते हैं। ठीक है, गुणज, ठीक, मल्टीपल जिसको बोलते हैं। अगर कहा जाए 2 का बताइए, गुणज बताइए या मल्टीपल बताइए, तो क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, 2, 4, 6, 8 अनंत तक। ठीक है, और अगर बोला जा रहा है 6 का बताइए, तब 6, 12, 18, 24, ठीक, ऐसे चला जाएगा अनंत तक। और तो इन्हीं को देखिए, अब ये हो गए अपवर्ती। अब बोला क्या गया है, समापवर्ती, बताइए। तो देखेंगे यहाँ है 2 और यहाँ है 6। ठीक है, इन्हीं को जो है आप अलग अलग कर दिए। और एक चीज़ इसी में देखिएगा, यहाँ पर दिया है, देखो 2 से कट रहा है। अब दोनों में देखिए, जो 2 और 6 दोनों से कट जाए वह संख्या कौन कौन सी है। तो देखेंगे यहाँ पर जो है 6 जो दिया गया है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 2 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। ठीक, और आगे जाएंगे अगर, तो यहाँ पर जो है दोस्तों 6 के बाद 12 है, तो यहाँ देखेंगे 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, तो यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ भी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा जो है, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो हमारा जो 2 और 6 है, इसका समापवर्ती जो है, समापवर्ती, ठीक है, 6, 12 हो जाएगा। ठीक, अपवर्तक देख लेते हैं, अपवर्तक। ठीक है, तो अपवर्तक देखते हैं। अपवर्तक में क्या होता है, जैसे अगर बोला गया 6 का अपवर्तक बताइए, तो यहाँ गुणनखंड करना है। जैसे ये 6 संख्या किस किस से संख्या से कटेगी उसको हमको बताना है। तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 6,
इसके बाद 3 दूनी 6, 6 का नाम 6, तो ये हमारा जो है अपवर्तक हो गया। और अगर 8 ले लेते हैं तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक। इसके बाद 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 8 से कट जाएगा, तो ये हो गया अपवर्तक। समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जोड़ क्या है। तो इसमें दिया है दोस्तों, गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है, ठीक है। तो जैसे गिनती है 1 2, अब 2 कैसे आया, 1 को हमने 2 बार गिने, ठीक है, 1 और 1 तो 2 आया। अब इन्हीं को अगर एक और बार शामिल कर दिया जाए, 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो इन्हीं को बताया गया, ऐसे ही क्रम जारी रहेगा, तो इन्हीं को जो है बताया गया है, ठीक है। तो समझ गए हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न है, जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो दोस्तों बोला गया है कोई पूर्ण संख्या है, मान लीजिए 10 है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है जानते ही हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं कहाँ से होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 अनंत तक। तो ये है प्राकृतिक संख्याएं, इन्हीं में अगर हम 0 को शामिल कर दें तो यही हो गए पूर्ण संख्याएं। समझ गए हैं। तो ठीक है, कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे 10 हो गया, तो 10 में अगर आप 0 जोड़ते हैं कोई इफेक्ट पड़ा, 10 आएगा। 20 है, 0 जोड़ते हैं 20 आएगा, ठीक। 80 है, या कोई भी संख्या ले लीजिए, 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा, ठीक है, 80 आ गया। तो इन्हीं को जो है बताया गया, समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न है, गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण क्या है। ठीक है, उत्तर क्या है दोस्तों, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, यह गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण है, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, पूर्ण संख्याओं का, ठीक है, पूर्ण संख्या कोई दिया गया है, मान लीजिए 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रगुण संख्या क्या है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो गुणन संक्रिया है तो इसमें आप अगर एक का मतलब ऐसे संख्या से गुणा करिए ताकि जो है किसी भी इफेक्ट ना पड़े। आपने इसके पहले जो है जोड़ में देखा था, अब ये गुणा में है, तो एक का गुणा जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20। अगर यहाँ 40 भी लेते हैं, एक का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 25 ले लेते हैं, गुणे एक करेंगे तो आएगा 25। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है, समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो यह संवरक जो प्रगुण है वह 1 हो जाएगा, अगर पूछा भी जाए तो 1 है, ठीक है, याद रखिएगा, आगे मिलेगा अभी ये। तो अगला प्रश्न है, भाग की संक्रिया को समझाइए। ठीक है, यह जो भाग की संक्रिया है दोस्तों, इसमें उत्तर है भाग की संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है। जैसे दिया गया है, इसको मिटाते हैं, इसके बाद देखते हैं। दिया है 4 गुणे 5 बराबर 20, ठीक है। तो 20 भागे 4 बराबर 5, यही दिया गया है। तो बोला क्या गया है कि भाग की संक्रिया गुणन की संक्रिया की विलोम होती है। देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, गुणा है, ठीक है, 5 चौक 20, तो इसी का विलोम हो गया। गुणा का क्या होगा, भाग हो जाएगा, भाग का विलोम गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 आया। अब अगर 20 में हम 4 का भाग दे रहे हैं, ठीक, तो 4 × 5 = 20, वही आया, 5 आ गया। समझ गए हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर है दोस्तों, अंकों के संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुणन का तत्सम अवयव किसे कहते हैं। यही हमने दोस्तों अभी लिया था ऊपर, ठीक है, 1 को गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं। अगला प्रश्न है, साहचर्य प्रगुण क्या है। तो देखिएगा, इसमें दिया गया है दोस्तों, 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 परस्पर समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई असर नहीं पड़ता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पर है 5, यहाँ पर ले लेते हैं 2, यहाँ पर ले लेते हैं 7। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यह कह क्या रहा है, देखेंगे 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह बना लेने से, तो चलिए 2 का समूह बना लिए हमने, ठीक है, बना लेने से योगफल में कोई असर नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है दोस्तों, असर नहीं पड़ेगी। देखेंगे 5 2 7 और 7 कितना है, 14 है, ठीक है। अब इन्हीं को एक बार फिर लिखिए, तो इसको देखिएगा, फिर ऐसे लिखिए, इसको 5 + 2, इसके बाद इसको कोष्टक में करिए +7, ठीक है। तो इसको 5 हो गया, इसको जब जोड़ेंगे 7 2 9, इसके बाद 9 5 14, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 14 आया, यहाँ पर भी 14 आया, तो मतलब ये कोष्टक में लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह जो है बोला गया है, ठीक है। सहचर प्रगुण यही है दोस्तों। आगे देखते हैं,
प्राकृतिक संख्याएं क्या है। ठीक है, तो इसको भी हमने बता दिया दोस्तों। प्राकृतिक संख्याएं जो है एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती हैं। ठीक है, तो इन्हें ही जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों देख ही रहे हैं, एक है। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों अब दिया गया है पूर्णांक क्या है। ठीक है, पूछा गया है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है हमने बता दिया था, अगर देखे होंगे बहुविकल्पी वाला सेशंस तो वहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक दोस्तों क्या है, जैसे जो प्राकृतिक संख्या होती है वह एक से स्टार्ट होती है। ठीक है, एक दो तीन चार से अनंत तक जाती हैं। ठीक है, और उन्हीं में अगर जीरो को शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो है पूर्ण संख्या हो जाती है। अब इन्हीं को जो है हम निगेटिव की तरफ चले जाते हैं, -1 -2 -3, तो यही हमारा जो है पूर्णांक बन जाता है। समझ गए हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों धन पूर्णांक यही है जो इस तरफ जा रहे हैं, तो धन पूर्णांक है +1 +2 +3। ठीक, और अगला प्रश्न है ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं। तो इधर वाले संख्या को -1 -2 -3 इन्हीं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं दिया है P/Q तथा R/Q का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो जोड़ना है, जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर Q बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये अंश है, ये हर है। ऊपर वाला क्या होता है, अंश। ठीक, और नीचे वाला हो जाता है हर। तो हर अगर बराबर है, देखिए Q और Q बराबर है तो Q लिखेंगे। ठीक, इसके बाद अब ये Q से भाग देंगे तो Q कट जाएगा, बचा एक। ऊपर में गुणा करेंगे, एक P है तो एक ही P रह जाएगा, एक से कोई असर नहीं होने वाला है। प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर Q दिया है, यहाँ पर भी Q है। ठीक, तो Q कट गया, एक बचा है। ऊपर एक से गुणा करेंगे तो R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो P+R/Q आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संवरक नियम क्या है। तो यह उत्तर है दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। ठीक है, तो यह जो प्रश्न दिया गया है, यह प्रश्न बोला है क्या है कि बताइए संवरक नियम क्या है। तो संवरक नियम दोस्तों इसमें बोला यह गया है कि कोई धन पूर्णांक ले लीजिए। तो धन पूर्णांक हमने बता दिए है, जैसे 20 हो गया, धन पूर्णांक है। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है कि कोई भी संख्या और अगर धन पूर्णांक ले रहे हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 4 6 8 पॉजिटिव में। ठीक है, तो मान लीजिए हम 6 ले लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 26। तो 26 हो जाएगा, लेकिन प्लस है प्लस रह जाएगा, यही वह कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है साहचर्य नियम क्या है। ठीक है, तो बताना है दोस्तों साहचर्य नियम क्या है। तो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों साहचर्य नियम क्या है। यह प्रश्न हमने पीछे भी अभी बता दिया है, जस्ट पीछे। तो यहाँ पर दिया गया है क्या है साहचर्य नियम। यहाँ पर 3 पूर्णांक संख्याएं दी गई है, जैसे 3 है और 5 दिया है और 8 दिया है। तो साहचर्य नियम में क्या बताया गया है, देखिएगा। इसमें बताया गया है दोस्तों, जैसे 3 और 5 और 8 है, तो यहाँ पर अगर हम 3 और 5, ठीक है, एक कोष्टक में ले लेते हैं और यहाँ पर 8 ले लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 8 16, यहाँ पर 16 हो गया। और अगली बार हम क्या करेंगे, 3 लेंगे और 5 लेंगे, 5 को कोष्टक में लगाएंगे, इस बार 8 को भी कोष्टक में करेंगे, तो देखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। 8 5 13 होता है और 3 ये 13 3 16। ठीक है, तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 16, कोई मान परिवर्तन नहीं है कोष्टक को आगे पीछे करने से। तो यही जो है साहचर्य नियम बताया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न है 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो 3 और 4 को अनुपात में इस तरह व्यक्त करेंगे, ये जो है अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, अनुपात का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं में अनुपात 5:3। ठीक है, 5:3 है, इसमें प्रथम पद तथा द्वितीय पद बताइए। तो प्रथम पद, यह हो गया प्रथम पद और ये हो गया द्वितीय पद। ठीक है, द्वितीय पद। ठीक, अगला प्रश्न है समानुपात किसे कहते हैं। उत्तर है दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। इसे जो है दर्शाने के लिए दोस्तों ये जो चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 5:3। ठीक, 5:3। अब हम
यहाँ पर समानुपात, ये जो चिन्ह होता है यह होता है समानुपात, समानुपात, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों समानुपात। तो यहाँ पर 7:2 कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो इस चिन्ह को जो है बताया जाता है समानुपात है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, समानुपात में कितने पद होते हैं? तो समानुपात में कितने पद होते हैं? 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद और 4 पद हो गए। इतना समझ में आया? अगला प्रश्न है, मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मिश्र अनुपात, ठीक है, अनुपात। दोस्तों एक ही पेन को यूज कर रहे हैं क्योंकि पेन बार बार बदलेंगे तो जो है टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा मिश्र अनुपात क्या होता है। इसमें दिया गया है, अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्र अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें मिश्र अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पर दे दिए गए 7:5 और 2:5, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, तो यहाँ पर जो है 7 अनुपातों को हम बटे में भी कर सकते हैं, 7/5 और दिए गया है तो यहाँ पर गुणा करिए और 2/5, ठीक है। तो इन्हों जो है क्या करेंगे, मिश्र अनुपात हो गया, मतलब 2 अनुपातों को मिला करके तीसरी अनुपात बना लेना जो है मिश्र अनुपात है। तो इसको गुणा करेंगे 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 5×5 = 25। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, आंसर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, समानुपात के भेद बताइए। पहला है जो है सरल अनुपात, ठीक, सरल अनुपात, ठीक। तो सरल अनुपात क्या है? यही है 7:5, 2:4। बताया नहीं जाता है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। तो लड़के जो है, ठीक, लड़के जो है 2 हैं और गर्ल्स 3 हैं। तो इन्हीं को जो है रेशियो में बताया जाता है, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है, एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिनमें केवल एक चर यक्ष हो सजातीय व्यंजक कहलाता है। ऐसे बहुपद व्यंजक में दूसरा चर नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो ये व्यंजक होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए लेते हैं 2x + 3x + 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज़, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जो x है दोस्तों, यह जो है यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, सजातीय व्यंजक हो जाएगा। क्योंकि जो सजातीय व्यंजक है दोस्तों, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर भी। अगर यहाँ पर व्यंजक ले लिए जाए जैसे 2x + y, ये क्या हो गया, विजातीय हो जाएगा। और एक ले लेते हैं इसी में 2x + z, कोई मैच ही नहीं कर रहा है ये चर का मान, ठीक है। और चर का मान हमेशा बदलता रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, चर का मान हमेशा बदलता रहता है। क्योंकि जो x है इस पर कोई भी अंक लिखा जा सकता है, y पर भी कोई अंक लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, विजातीय व्यंजक क्या होते हैं? तो विजातीय व्यंजक भी हमने देख लिए दोस्तों क्या होता है, बता भी दिए हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, जैसे 3x + 2 दिया गया है और 13y + 4 दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x दिए गए हैं, यहाँ पर y दिए गए। अगर जोड़ेंगे तो जुड़ेगा भी नहीं ना, जब जुड़ेगा ही नहीं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को विजातीय व्यंजक कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, समीकरण क्या है? तो इसमें दिया गया है, एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पदों का मान समान होता है। इसको छोड़िए दोस्तों, जैसे जो ये समीकरण होता है ना, तो वहाँ पर जो है कोई भी चिन्ह होता है उसको बराबर से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं x + y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जो है आप यहाँ पर सोल्व करेंगे, या कोई भी और संख्या ले सकते हैं, जैसे 3x + 5 + 2 = 0। तो इसे ही जो है हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वसंख्या क्या है? तो जो सर्वसंख्या होती है दोस्तों, सर्वसंख्या, ठीक है, सर्वसंख्या। तो सर्वसंख्या क्या होती है देखेंगे। सर्वसंख्या दोस्तों, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जो ये होता है दोस्तों, इनको ही सर्वसंख्या कहते हैं। जैसे इसको बराबर से डिनोट करेंगे और
हमको जो है जैसे कोई भी संख्या एक ले लेते हैं, जैसे इसमें दिया गया है 3x+5, ठीक है, 3x+5 और आगे दिया गया है 5x-2+5, ये दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये बताइए कि इस पर कौन सा मान रखा जाए, ठीक है, यक्स की वैल्यू क्या रखी जाए कि इसका भी मान बराबर हो जाए और इसका भी मान बराबर हो जाए, और जो मान यहाँ रखा जाए वही मान यहाँ पर भी रखा जाए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर हम 1 रखते हैं तो 3 एक्स की जगह 1 रखते हैं +5, और इधर हम देखते हैं 5 गुणे 1 -2 + 5, तो यहाँ 3 × 3 और 3 5 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 5 3 8, तो यहाँ देख रहे हैं 8 = 8, ठीक है। तो यह जो है इसी को सर्वसंख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, प्रश्न दिया गया है AB + AC + AD, ठीक है। AD यह जो है दिया गया है और हमें बोला गया है इसको गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इसको हमको गुणनखंड करना है, तो देखेंगे क्या करना है। यह है A, तो हमें देखना है सभी में क्या कॉमन है। यहाँ A दिख रहा है, A दिख रहा है, A दिख रहा है, तो A हमें कॉमन ले लेना है, बाकी जो नहीं कॉमन है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर B हो गया, +C हो गया और D हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही जो है हमारा उत्तर हो गया, इससे ज़्यादा सोल्व होगा नहीं। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 9x²। देखेंगे तो इसमें x2 लिखा है, लेकिन इसको बना लीजिएगा x² है, और यहाँ आगे दिया गया है 64, ठीक है। तो इसको जो 64 दिया गया है, जब इसको आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे तो जो 9 लिखे हैं इसको हम 3 भी लिख सकते हैं, 3x, और इसको स्क्वायर में कर सकते हैं माइनस, जो 8 × 64 होता है, तो 8 का वर्ग कर दीजिए, तो ये हो गया a² - b² का फार्मूला बन गया। a² - b² का फार्मूला होता है a + b, अगले कोष्ठक में a - b, ये फार्मूला होता है। तो लगा दीजिएगा क्या करता है, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 8, और अगले कोष्ठक में हो जाएगा 3x + 8, ठीक। आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल क्या है। तो उत्तर है दोस्तों, किसी तल का वह भाग जो एक आकृति की बाह्य सीमाओं के भीतर घिरा रहता है, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल का मात्रक क्या है। तो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मात्रक बताना है। कोई भी चीज़ ले लीजिए, जिसमें दिया गया है दोस्तों क्षेत्रफल, जैसे वर्ग ही ले लेते हैं, ठीक है। तो वर्ग में क्या होता है, जो चारों भुजाएं हैं वह सभी बराबर होती हैं, ठीक। ये भी जितना होगा, ये भी जितना होगा, ये भी जितना होगा, सभी बराबर होंगे। तो ए ले लेते हैं, और क्षेत्रफल हमको यही निकालना है, ठीक है। तो यही बोला गया है, ठीक है। यह जो है 2D दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यह 2D दिया गया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और ए लंबाई गुणे ऊंचाई h, तो यह जो है जब गुणा कर देंगे हम, तो a का मान भी वही है और a का मान भी वही है, तो ये हो गया a², ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो a² जब हो गया दोस्तों, तो इसी को क्या कहेंगे हम, वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई कहेंगे, ठीक। और इसको यह जो है हम मीटर² में, मीटर², ये मात्रक कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर स्क्वायर लगेगा, ठीक है, या सेंटीमीटर²। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 32 मीटर, आधार दिया गया है 32 मीटर, ठीक है, आधार 32 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर दिए गए है। ऊंचाई जो है दोस्तों 12 मीटर दिए गए हैं, ठीक है। यह जो है मीटर में दिए गए हैं दोनों, ठीक। तो यह मीटर में दिए गए हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे, जो हमसे पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसके बाद आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुणे आधार का मान क्या है 32 मीटर, और ऊंचाई का मान है 12 मीटर, ठीक। तो ये 2 का नाम 2, 2 छंग 12, ठीक। तो 12 से गुणा करेंगे, 12 छंग 72 की 2, हासिल आगे 7, 12 का नाम 12 7, ठीक। 19 192 मीटर, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, मीटर मीटर मीटर², 192 मीटर², राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ दिया गया है 26 सेंटीमीटर, ठीक, व 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो यह हो जाएगा 1/2, यह हो जाएगा 1/2, इसके बाद हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो यह हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, यह हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए हैं 1/2 और यह जो 26 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिए गया है, या विकर्णों का गुणनफल दिया गया है। एक है विकर्ण 26 सेंटीमीटर और एक है 12 सेंटीमीटर। तो इसको जब रखेंगे 26 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इसको जब गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, तो इसको गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36, 12 एकम 12 3 15, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो, ठीक है। आयतन ज्ञात करना है और बताया है कि एक घन का कोर 14 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कोई घन है एक, ठीक है, कोई घन दिया गया है, तो ठीक है, तो कोई घन दिया गया है, मान लेते हैं ये घन है, ठीक है, और उसका जो है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ठीक। एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन बराबर होता क्या है, ठीक है, आयतन, अगर आयतन ज्ञात करना है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी होता है उसमें, ठीक है। आयतन तो क्या हो जाएगा, घन की कोर 14 सेंटीमीटर दिया गया है दोस्तों, और घन का आयतन निकालना है, तो घन का आयतन बराबर हो जाएगा दोस्तों ए क्यूब, फार्मूला होता है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी जो है दिए गया है तो वह हो जाएगा ए क्यूब, और जो 14 सेंटीमीटर दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है, यही जो है घन का आयतन है। तो 14 सेंटीमीटर को जब हम वर्ग करेंगे क्यूब, ठीक है, 14 सेंटीमीटर को जब हम, ठीक है, घन क्यूब करेंगे तो यह कितना आएगा, यह आ जाएगा दोस्तों 14 गुणे 14, 14 14 में 196, इसके बाद 14 का गुणा और करेंगे जब, तो यह आ जाएगा 2744, ठीक, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आयत किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आयत, ठीक है, ये हो गया आयत, ठीक है। तो बोला क्या गया है कि आयत किसे कहते हैं, तो दोस्तों आयत उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने, ठीक, आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर हो, क्योंकि दोस्तों आमने सामने का ही भुजा बराबर होगा, बाकी जो है साइड साइड बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, अगर आयत का क्षेत्रफल निकालें तब क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल तो यही है ना, अगर ये आयत है तो ये बीच वाला क्षेत्रफल हो गया, तो अगर ये ए हो गया, ठीक, ऊंचाई को ए मान लेते हैं, ठीक, और ये क्या है, आधार को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक, बेस। तो ये जो एल और बी, ए और बी दिए गया है, ठीक है, तो इसको हम ए गुणे बी कर सकते हैं, तो यही हमारा फार्मूला बन जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। फार्मूला कैसे बना समझ गए। अब देखते हैं, पूछा गया है आयत का परिमाप भी बताइए। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप,
तो आयत का परिमाप क्या होगा देखते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है क्या, आयत का परिमाप देखेंगे तो क्या हो जाएगा। ये जो आरी आरब, ये देखिएगा जो मैं काला कर रहा हूँ, ये वाला भाग सभी आरी आरी सभी जो है, यही जो है क्या हो है हमारा, ये परिमाप है। ठीक है, चारों तरफ का एरिया ले लेंगे तो ही जो है परिमाप है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, तो अगर इसको हम ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो दो हम कर लेते हैं, इसके बाद तो ए प्लस बी कर देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी, तो इसको जोड़ करके दो से गुणा कर देंगे। नहीं तो क्या करना है, दो बार इसको क्या लिखेंगे, एक बार ये और ये ए, इसके बाद बी और बी। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस 2b। तो इसी को तो कॉमन ले लिया गया है, दो कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी, यही हमारा फार्मूला आ गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ग, ये हो गया वर्ग। ठीक है, तो वर्ग की क्या होती है दोस्तों, उत्तर में दिया गया है, चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। तो देख ही रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया है वहाँ पर आयत में क्या था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, वर्ग में क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक वर्ग ए है तो यहाँ भाई ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, सभी ए हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो क्या करेंगे दोस्तों बताइए। ठीक है, भुजा स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें ये वाला एरिया क्षेत्रफल निकालना है, हमें अंदर वाला सभी। ठीक है, तो इसको और इसको अगर हम गुणा कर देते हैं तो वही हमारा जो है क्या हो जाएगा, वही हमारा जो है क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ ए दिया गया है और ए भी ए दिया गया है, तो ए गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। अगर ये भुजा है तो भुजा भुजा स्क्वायर भी बोल देते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अगला है, वर्ग का परिमाप बताइए। परिमाप देख लेते हैं, ये हो गया वर्ग। ठीक, और परिमाप क्या है, जो आरी आरी है ये, ठीक है, चारों तरफ का, ठीक है, चारों तरफ का जो भुजा दिए गए हैं यही हमारा जो है परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4a, क्योंकि भुजा ए माने हैं चारों का। ठीक है, तो चाहे हम a प्लस ए प्लस ए प्लस ए लिखें चार बार, या तो हम इसी को जोड़ दें, 1 2 3 4 4a, यही हमारा फार्मूला बना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो जो त्रिभुज दिया गया है दोस्तों, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसका हमको बताना है। जो ये एरिया है क्षेत्रफल, इन्हीं को हमको बताना है। तो ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2, ठीक, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। उत्तर दिया गया है, ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। और इसके नीचे दिया गया है, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं। ठीक है, और इसमें दिया गया है, वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है 0 से 5 और 5 से 10, 10 से 15। तो जो अवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है दोस्तों, जैसे स्कूल का ही ले लेते हैं, जैसे बच्चे हैं क्लास 1, ठीक, CLASS, जो क्लास 1 के बच्चे हैं, अगर उनकी नंबरिंग की बात की जाए तो वहाँ पर जो है
कुछ डेटा ऐसा दे दिया जाता है कि वो कैलकुलेट करने में समस्याएं आती है। लेकिन अब देखते हैं अगला है कि वर्ग अंतराल में क्या होता है कि वर्ग अंतराल में डेटा दिया जाता है। जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 में अगर नंबर देना है तो जैसे 1 से 5 तक के रोल नंबर के बच्चे जो है 10-10 नंबर पाए हैं, ठीक है। और 5 से 10 तक रोल नंबर के बच्चे 20-20 नंबर पाए हैं, ठीक। और 15 से यहाँ 10 से 15 तक के जो रोल नंबर के बच्चे हैं वह 30-30 नंबर पर, मतलब ये एक आंकड़ा दिया जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। इसी को वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक। तो अगला देखते हैं बारंबारता क्या है। बारंबारता क्या है? दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़ों की बारंबारता कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, अध्यारोहण विधि किसे कहते हैं? अध्यारोहण विधि देख लेते हैं। जब दो सर्वांगसम आकृति है जिनकी माप व आकार समान होता है परंतु उनकी स्थिति भिन्न होती है, एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने पर वह पूर्ण रूप से ढक लेती है। जैसे मान लेते हैं यह है एक, ठीक, कोई भी चीज़ गोला ही है, ठीक। तो यहाँ पर ये भरा गया है, एक और गोला ले लेते हैं सेम इसी आकार का। अब इस गोले को हम इसी गोले पर रख देते हैं, ठीक है। ये वाला गोला इसी पर अगर हम सेम टू सेम इसी पर रख दें तो यह ढक लेगा। ये तो बाहर जा रहा है लेकिन सेम टू सेम रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि यह रखा गया है कि नहीं रखा गया है, ठीक है। तो यही जो है अध्यारोहण विधि जो है कहा जाता है, ठीक है। दो वस्तुओं को ऐसे उसी पर रख दिया जाए कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि नीचे और कोई वस्तु है या नहीं। तो इन्हीं को जो है अध्यारोहण विधि कहते हैं। आगे देखते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता से क्या तात्पर्य है? यह भी वही है, यदि एक त्रिभुज दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले तो उसे ही सर्वांग समता कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये है उसी प्रकार ये भी है, मतलब जिसकी ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसी प्रकार से ये भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितना ये डेटा दिए गए हैं उतना ही ये भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें हैं। इसमें उत्तर दिए गए हैं, ज्यामिति के अनुसार त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें निम्न प्रकार से हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता का नियम, दूसरा है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम, तीसरा है भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्या 6, 9 और 11 लेकर गुणा के सहचार नियम की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो हमने जोड़ का जो है सहचार नियम देखा था, अब देखते हैं गुणा के सहचार नियम, ठीक है। तो इसमें दिए गए हैं 6, 9 और 11। तो हमें जो है 6 गुणे 9 और गुणे 11 और इसको कोष्टक में करना है और जो है इसको सोल्व करना है। तो पहले कोष्टक के करेंगे तो 9 छक 54, 54 गुणे 11। तो 54 गुणे जब 11 करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 594, ठीक। तो यह आएगा 594। अब इसको जब 6 गुणे इसको कोष्टक में करिए 9 गुणे 11, ठीक है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 11 9 99 और ये 6 का गुणा कर दीजिए, ठीक। तो ये 6 का जब गुणा कर देंगे तो यह कितना आएगा 594। तो ना तो ये चेंज हुआ ना तो ये चेंज हुआ। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोष्टक कहीं भी लगाइए चेंज नहीं हो रहा है। तो इन्हीं को जो है सहचार नियम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेखीय समीकरण क्या है? तो यह दोस्तों रेखीय समीकरण क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। जैसे 7y + 2, 9z + 5, 8x + 2, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई किसी की घात जो है इसमें 2 नहीं दिए गए है, सभी में 1 है 1 है 1 है। इसी को जो है क्या कहते हैं, इसी को जो है रेखीय समीकरण कहते हैं, ठीक है। जिसकी घात 1 हो दोस्तों वही रेखीय समीकरण हो जाएगा, ठीक है। जैसे 7x + 9z + 2। तो यहाँ पर यही एक, यहाँ पर भी एक, तो घात अगर 1 है तो वही जो है हमारा रेखीय समीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, x + 1 = 2 को हल करना है। तो इसको अगर हल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाइए, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, x बराबर 1 हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, x - 4x + 7, ठीक है, का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणा करना है, हमें क्या करना है, एक बार इसमें गुणा करना है
फिर एक बार इसमें गुणा करना है, फिर इसके बाद 4 को लेना है, उसमें गुणा करना है। तो कर दीजिए एक्स 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 स्क्वायर एक्स 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 स्क्वायर, गुणा में घात जुड़ जाता है, ठीक है, और जोड़ में घात नहीं जुड़ता है। तो एक्स 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 स्क्वायर, इसके बाद 7x एक्स एक्स 7x, ठीक। इसके बाद माइनस है, माइनस लगाइए, 4 से गुणा करेंगे 4x, इसके बाद प्लस है, ठीक। तो यह माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ हो जाएगा 28, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए। एक्स घात जो है दोस्तों, जो घात अगर मैच कर रहा है तो जोड़ दीजिए, घात नहीं मैच कर रहा है तो ऐसे रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 7x है, यहाँ पर 4x है, तो 7x में से 4x जाएगा तो कितना आ गया, 4 3 7, तो 3x हो गया, यहाँ हो गया 28, ठीक है। तो यह राइट आंसर हो गया हमारा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है माइनस में 4 माइनस 17 कोष्टक में प्लस 10 गुणे 3 माइनस 5, इसको सरल करना है। तो सरल कीजिएगा, देखिए कैसा लगेगा। यहाँ पर माइनस दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, माइनस है, ठीक है। तो इसको जब अंदर ले जाएंगे तो यह जो है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ले जाइए अंदर, जब करेंगे तो यह हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा क्या, ये माइनस हटेगा, ये और हो जाएगा प्लस 17। अब इसमें आइए, प्लस 10 गुणे 3, तो 10 नहीं आई, ये हो गया 30, और -5 है, 5 कर दीजिए। इसको सोल्व करिए, क्या आ जाएगा। तो ये है दोस्तों -4, और ये है 5, 5 4 9, ठीक है। तो इसको हो गया ये 17, और ये 30, और ये हो गया 5 4 9 -9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 और 3 4, ये हो गया 47, 47 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, और ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 38, 38 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ गए, ठीक, सभी को आ गया दोस्तों। अगला प्रश्न है सर्वसंख्या क्या है, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो सर्वसंख्या हमने अभी पीछे बताया हुआ है कि यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं x+4, और इस साइड ले लेते हैं x+4, ठीक, -1। तो कुछ भी हो, अगर यहाँ पर कोई मान ले लेते हैं 1, तो यहाँ भाई ये एक मान रखेंगे और दोनों कथन बराबर होना चाहिए, इन्हीं को जो है सर्वसंख्या कहते हैं, ठीक है। कि जो यहाँ पर मान रखो वही यहाँ पर, और दोनों बराबर होनी चाहिए। तो सर्वसंख्या समझ गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दो कोष्टक में x+1 कोष्टक बंद इक्वल टू 2x, ठीक है, 2x, इसके बाद है +2, ठीक। सर्वसंख्या है अथवा नहीं, ठीक है, इसी को बताना है। तो सर्वसंख्या क्या है दोस्तों, अगर हम x जो दिया गया है, x के स्थान पर ऐसा कोई संख्या ले लें कि अभी जो है ये दोनों बराबर हो जाए, वही सर्वसंख्या है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है बराबर, सर्वसंख्या नहीं है। तो ये इसको जो है एक बार प्लस लेंगे, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -2, एक बार +2, तो ऐसे करके चेक करेंगे तो जो है 3 से 4 बार में यह जो है उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो देखेंगे, तो एक बार हम माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, तो चलिए एक बार प्लस लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए, 2 कोष्टक में +1, इसके बाद बराबर 2 गुणे 1 +2, ठीक है। तो इसको कोष्टक में ले लो, नहीं तो छोड़ दो। ये 2 हो गया, ये बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 × 2, और इसको 2, तो 2 2 4 बराबर 4। तो यह जो है हमारा जो है सर्वसंख्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है x घाते 3 y घाते 3। तो इसको सोल्व क्या करेंगे, देखेंगे जो कॉमन होगा उसको कॉमन लेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर घाते 3 है, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो एक x है और y है, तो एक हम x ले ले रहे हैं, एक y ले ले रहे हैं। तो x ले लेंगे तो हमारे पास x² बचेगा, y तो है नहीं, अब माइनस करेंगे, माइनस चिन्ह है, इसके बाद x है, ठीक। तो x ले लिए हैं तो y बचा है, तो y जो है एक y भी लिए हैं, तो यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो यह बन गया दोस्तों, फार्मूला भी बन गया है, a² - b² का फार्मूला है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फार्मूला तोड़ देंगे अगर, तो एक कोष्टक में हो जाएगा x + y, और अगले कोष्टक में x - y, यही जो है हमारा सलूशन हो गया। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए।
ये मान लेते हैं एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिए गए हैं 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 12 बराबर में 144। ठीक है, तो ये हमारा जो है 12 उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यह एक भुजा हमारा 12 आ गया, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल निकालें जोड़ देंगे दोस्तों परिमाप, तो का परिमाप वर्ग का परिमाप, तो इसको क्या करेंगे जब जोड़ेंगे तो 4 गुणे ए होता है, तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर ए का मान 12 रखेंगे तो 12 चौक 48। ठीक है, इसमें पूछा गया है दोस्तों आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो ये आयत हो गई, इसका लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर दिया गया है, चौड़ाई हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चौड़ाई जब पूछा गया है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 16, तो इसमें जो वर्ग का परिमाप है वही जो है आयत का परिमाप हो जाएगा। तो देखिएगा, तो आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 कोष्ठक में l प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो यह परिमाप दिया गया है, देखेंगे वर्ग का परिमाप वह भी कितना दिया गया है, जो 48 है वो वर्ग के परिमाप और आयत का परिमाप दोनों सेम होगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं 48। ठीक है, बराबर 2 और l का मान दिए गए है 16 और b का मान दिए गए है ज्ञात करना है, तो यह हम काट देंगे तो कितना आएगा, 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 24 आ गया और 16 प्लस b हो गया। ठीक है, अब बचा हुआ है दोस्तों b। ठीक, अब b बचा हुआ है तो b को क्या करेंगे, b को लिखेंगे इसके बाद 24 माइनस 16 जब घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, यह जो है b का मान, तो यह जो है हमारा आयत की चौड़ाई, यह जो है कितना आ गया 8। ठीक है, तो हमारा जो है राइट आंसर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। सीरीज में 9 दिए है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है एक कक्षा में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5x माइनस 9 ये बालक हैं, और x स्क्वायर प्लस 5x ठीक प्लस 4 यह जो है बालिकाएं हैं। पढ़ते हैं कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, तो बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, तो मतलब बालकों की संख्या ज़्यादा है तो बालकों की संख्या पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, अब इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो दोस्तों अगर ये बाहर चिन्ह माइनस है अंदर ले जाएंगे तो वह जो चिन्ह है अंदर का वह परिवर्तन होते जाएगा। ठीक है, तो आप अंदर ले जाइएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिए गए 3x स्क्वायर और यहाँ दिए गए x स्क्वायर घटा देंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 5x है, ये माइनस 5x है तो कट जाएगा, यहाँ 9 है और यहाँ पे 4 है तो 9 4 13। ठीक है, 9 4 13, तो यहाँ पर माइनस 13 हो गया। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 13 ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 3 5 x 9 11 का समांतर माध्य जो है 7 दिया है। ठीक, तो x का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समांतर माध्य हमें 7 दिया गया है और बोला गया है संख्या दिया गया है 3 प्लस 5 प्लस x प्लस 9 प्लस 11 अपान कुल संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया 5। इसको सोल्व कर दीजिए, 5 सते 35, 35 बराबर हो जाएगा, ये जोड़िएगा 5 3 8, 8 8 16 1 17, 17 10 27 1 28, यह हो गया 28 प्लस x। अब देखिएगा, अब x बराबर क्या करेंगे, x बराबर यह हो गया 28, यह हो जाएगा 35 माइनस 28, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 8 7 15, मतलब
7। ठीक है, तो 7 हमारा आंसर हो गया, x का मान 7 आ गया। तो यही हमारा उत्तर 7 जो है राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 9 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 16 का, ठीक 16 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, पहले अंदर का गुणा कर देंगे तो x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर का गुणा कर देंगे तो 9 गुणे 16। ठीक है, तो x स्क्वायर जो x अगर करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 9 है 144। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, 12 बराबर 144। ठीक है, तो x बराबर हमारा 12 आ गया। इसको जो है ऐसे भी कर सकते हैं, 9 बटा x बराबर x बटा 16। इसको भी सोल्व करेंगे तो वही आएगा, x स्क्वायर बराबर 16 9 है 144। ठीक, तो 144 जो दिए गया है x बराबर 12, यही उत्तर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समीकरण दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ दिए है x बटा 3 प्लस x बटा 2 बराबर 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए। 3 है 2 है, ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 दूनी 6, एलसीएम आ गया 3 दूनी 6, 2 बार आए, ऊपर गुणा करिए 2x प्लस 2 3 6 तो 3x। ठीक है, बराबर 10 दिए गया है। तो यह का क्या होगा देखिएगा, यह हो जाएगा 2x प्लस 3x, इसको गुणा करेंगे 60। तो यह हो गया 3 2 5x बराबर 60। तो यह हो जाएगा कितना, 12 5 60। तो यह हो गया x का मान 12। ठीक है, x का मान 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चित्र में त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो भुजा पी क्यू की परिमाप ज्ञात कीजिए या माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिए गया है दोस्तों चित्र में, ठीक है, तो ठीक है, तो बना देते हैं दोस्तों चित्र एक। ये हो गया और अगला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज। हम इसको ले लेते हैं पी क्यू और आर, और इसको ले लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिए गए हैं, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिए गए हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कि जो है पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है दोस्तों बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर और ए बी बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसी को बराबर कर देते हैं। तो जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर बी और सी जो दिया गया है वही ए बराबर ये हो जाएगा, तो क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर और क्यू आर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखेंगे आगे दिए गया है दोस्तों, अगर इसको बराबर करेंगे हम तो ए बी दिए गए हैं, ए और बी 3 सेंटीमीटर दिए गए हैं, तो ए बी, ठीक है, और ये हो गया तो ये भी होगा, तो क्या हो जाएगा पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू हो गया। तो इसको जब देखेंगे तो बी सी बराबर क्या दिया गया है, बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, क्यू आर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर जो क्यू आर है दोस्तों, यहाँ पर जो है क्या दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी क्यू आर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो क्यू आर का मान 3 सेंटीमीटर लेंगे। इसके बाद ए बी का मान क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लेंगे बटा पी क्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम एक्स ले लेंगे। तो गुणा करेंगे तो 3 3 9 बराबर 2x। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4.5 4.5। तो ये मान जो आया है दोस्तों ये 4.5 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पार्श्व चित्र में चित्र बना देते हैं एक बार पहले। ठीक है, तो ये हो गए चित्र। इसके बाद दोस्तों यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से, तो ये ए हो गया, ए बी
सी और डी। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, पार्श्व चित्र में यदि ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी तथा बी सी बराबर ए डी, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम और बराबर है ए बी डी। ठीक है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम, मतलब कि उसी के ऊपर रख देंगे तो पता नहीं चलेगा, ढक जाएगा। ठीक है, और बराबर भी है। तो यह जो है ए बी डी, ए बी और डी। ठीक है, ए बी डी दिए गया है। ठीक है, ए बी डी दिए गए है। ए बी सी बराबर ए बी डी। ठीक है, और आगे दिया है त्रिभुज ए बी सी बराबर और सर्वांगसम है त्रिभुज बी डी ए। ठीक है, तो इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो देख लेते हैं हल में क्या होगा। पहले से निकालेंगे तो क्या होगा, तो ए सी बराबर बी डी, ए सी। ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, तो ए सी बराबर किसके होगा, देखिएगा ए सी बराबर जो बी और डी दिएगा, देखिए इसका लाइन इतना बड़ा है, इसका भी लाइन इतना बड़ा है। ठीक है, तो ए सी बराबर हमारा हो जाएगा बी और डी के, और ए डी। ठीक है, ए और डी, ए और डी ये भी बराबर है ए और डी के। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम और बराबर है त्रिभुज बी ए डी का। ठीक है, तो यह देखेंगे जो त्रिभुज ए बी सी, ठीक, इसके बाद बी ए डी, एक बार इसको लेंगे, फिर एक बार इसको और इसको लेंगे, दोनों जो है बराबर है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए बी सी सर्वांग सम बी ए डी। ठीक है, तो बी ए डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या, उसमें 0 ऐड कर लेंगे तो हमारा जो है पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो यह राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसंख्या छाट करके लिखिए। तो यहाँ पर पहला है दिया है 2 कोष्ठक में x+1, अगले कोष्ठक में दिया गया है दोस्तों 2x+2 बराबर करके दिया गया है। तो इसको जो है हमको क्या करना है, समीकरण और सर्वांगसम छाटना है। और दूसरा दिया गया है 2x -1 बराबर x। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सर्वांगसम क्या होता है दोस्तों, सर्वांगसम का होता है जो समीकरण दिया होता है ना, उसको दोनों तरफ एक ही मान रखेंगे, जो वैल्यू दिया जाएगा एक ही मान रखेंगे और दोनों पर बराबर आना चाहिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो वह जो है सर्वांगसम है। और समीकरण में क्या होता है, एक मान दिया जाता है उसको इक्वल टू करना है, लेकिन उसमें ये नहीं बताना है कि वो x की वैल्यू ही फाइंड करनी होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या है, जो ए वाला है, अगर इसमें हम x का मान 1 रखें तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1 + 1। ठीक है, यहाँ पर 2 तो गुणे 1 + 2, तो देखेंगे तो 1 1 2 और यह हो जाएगा 2, और इसका होगा 2 × 2 और 2 2 4 और 2 दूनी 4, तो ये 4 और ये 4 बराबर है। और इसमें जो है दोस्तों ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया पहला, और दूसरा हो गया 2x - 1। ठीक है, 2x - 1 बराबर x। तो इस 2x में से जब एक x इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, x बराबर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 1, तो x बराबर 1 हमारा उत्तर हो गया। यह हो गया समीकरण। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। क्या कह रहा है, 83 संख्या दी गई है, इसको परस्पर अंक बदलने पर, ठीक है, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, ठीक है, प्राप्त संख्या को मूल संख्या को घटाने पर संख्या क्या प्राप्त होगी। तो यह जो है संख्या दी गई है, इसको घटाने पर क्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा घटाएंगे तो 5,
ठीक है। यहाँ पर है 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4, यह हमारा 45 जो है उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिए गए है समीकरण 4 माइनस 4x प्लस 3 बराबर माइनस 6x प्लस 4x, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये है 4x, ये है 6x, तो इधर आएगा ये माइनस है प्लस हो जाएगा और 4 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यह घटा देंगे तो यह बचेगा 2x और यह बचा है 3 और यहाँ पर बचा हुआ है क्या दोस्तों, यहाँ पर दिए गए है 4x, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 4x प्लस है 4x माइनस है, तो इसको काट देंगे, ठीक है, इसको काट देना है। बाकी यहाँ पर 6x बचा है, तो यह जो है 3 बराबर माइनस 6x, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस इधर आ जाएगा 3/6 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है -4x प्लस 3 बराबर -6x प्लस 18, ठीक है। यहाँ पर -18 दिया गया है, इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ 6x है, यहाँ 4x है, इस इधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा और 3 को इधर ले जाएंगे तो यह भी माइनस हो जाएगा, तो 18 3 21 हो जाएगा। अब x यहीं रहने दीजिए और 2 को नीचे ले जाइए, तो 21/2 हमारा उत्तर हो जाएगा, 21/2। और जो है यहाँ पर माइनस दिया गया था दोस्तों, तो यह -21 हो गया है, ठीक है, -21, तो यह -21/2 उत्तर हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, एक कक्षा की लंबाई 11 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्षा के दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमको जो है क्या निकालना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल। चार दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों 2, ठीक है, 2 कोष्टक में a प्लस बी और यहाँ पर एल ले सकते हैं, एल प्लस बी, ठीक है। तो एल प्लस बी और यहाँ पर एच ले लेंगे तो हाइट हो जाएगा। तो इसको जो है क्या करेंगे, यहाँ पर दिए गए है 11 सेंटीमीटर जो है लंबाई दिए गए है, ये हो गए 2, लंबाई हो गए 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिए गए है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट हमको ज्ञात करना है क्या, तो हाइट जो है दिए गए है दोस्तों 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमको जो है क्या करना है, अब देखना है दोस्तों, अब गुणा करिए, 11 और 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 8 19, ठीक, गुणे 5, तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 और गुणे 5, तो 8 5 40, 4 5 3 15 4 19, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है x प्लस 1/x बराबर 2, ठीक है। तो इसका फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/x² प्लस 2ab, ठीक है। तो ये b हो गया, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब मान क्या दिया गया है, x प्लस 1/x, जहाँ जहाँ दिया गया है x प्लस 1/x वहाँ पर रखना है हमको 2 का वर्ग हो गया, यहाँ पर बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, x² प्लस 1/x², ये फार्मूला दिया गया है, इसको निकालना है, प्लस इसको काट देंगे तो यहाँ पर 2 गुणे 1 हो जाएगा, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर x² प्लस 1/x² दिए गए हैं। अब 2 को इस तरफ ले आएंगे तो 4 - 2 और बराबर है x² प्लस 1/x²। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, यह x² प्लस 1/x² का फार्मूला, तो यही हमारा उत्तर आ गया 2, ठीक है। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या को -7/9 -5/21 और 2/-3 का आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। आरोही क्रम में लिखना है तो इसको क्या करना है, 7/9 -5/21 और 2/21, पहले हर के मान को इसको बराबर करना है,
इसको जब हर के मान को बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो जो है एलसीएम हमको लगभग 63 प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो निकाल लीजिएगा 9, 21, 3 का। तो ये 63 हो गया। अब 9 का भाग देंगे, 9 9 63, 7 बार गया, 7 7 49, ठीक है। तो यह -49 हो गया। इसके बाद अगला है 21 तिहाई 63, 3 बार, 5 तिहाई 15, ठीक है, -15। इसके बाद 3, तो कितना बार गया, ये जो आएगा दोस्तों 3 3 दूनी 6 और 3 1 3 21, 21 दूना 42, ठीक है। तो ये जो है -42 हमारा उत्तर हो जाएगा। माइनस दिए है नीचे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह जो है निकल कर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -49/63, -15/63 और -42/63। अब इसको जो है सीक्वेंस में कर दीजिए, ठीक है। तो जब सीक्वेंस में करेंगे, आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम में, तो यहाँ निगेटिव है, सबसे जो बड़ा अंक होगा तो वही जो है सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा यहाँ पर 49/63 और -42/63 है, और अगला संख्या -15/63, ठीक है। तो ये आरोही क्रम हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दो परमीय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या है, देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, योग दिया गया है दोस्तों -1/3, और पहली संख्या हम x मान लेते हैं, और जब जोड़ेंगे, दो परमीय संख्या बोला है तो x प्लस और एक परमीय संख्या दिया गया है -5/18। तो इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस में तो कोष्टक में लगाएंगे, तो यहाँ पर -5/18 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि इसको जब बराबर करेंगे तो माइनस, यहाँ पर योगफल दिया गया है -1/3, तो -1/3 हो गया। इसको ही सोल्व करना है। तो क्या करेंगे इसमें देखिएगा, अब जो है यक्स, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले से ही माइनस है 1/3, ठीक है। तो -1/3, और ये जो है इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो प्लस 5/18, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, 18 एलसीएम हो गया, 3 6 18, तो 6 आ गया, और 18 तो यहाँ पर 5 आ गया। तो 5 5 10 1 11/18, तो यक्स का मान क्या आया, 11/18, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो जब यहाँ पर माइनस हो गया, 6 - 5 गए तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1/18 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई, तो कितने वर्ष जीवित रहे, तो घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 12, 8 4 12, 81 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, 81 वर्ष। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया है यक्स कोष्टक में y - z प्लस y दिया गया है, तो y कोष्टक में z - x और प्लस z x - y ये दिया गया है। तो इसको सोल्व करना है, ठीक है, मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, गुणा करते चले जाइए। तो xy - xz प्लस yz yx प्लस zx yz, ठीक है। तो इसको देखिएगा, जब इसको आप देखिए, पहले एक्स वाई और कहीं पर एक्स वाई दिया गया है, एक्स वाई देखिए कट गए दोनों। अब यहाँ पर -xz दिया गया है, यहाँ पर +xz दिया गया है, कट गया। यहाँ पर yz दिया गया है, यहाँ पर -y, तो ये जो है 0 हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिए गए, एक रेलगाड़ी की चाल दिया है x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x + 2, ठीक है, x + 2 घंटे में कितना दूरी तय करेंगी। तो दोस्तों जब दोनों को गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले x का इसमें करेंगे तो x घाते 3 प्लस इसमें आएंगे तो 3x², फिर इसमें आएंगे तो 2x, फिर अब इसको उठाइए 2 से गुणा करिए, तो 2 में तो 2x², यहाँ पर फिर 2 तिहाई 6x प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो गया 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x घाते 3 प्लस 3x² 2x², तो 5x²
और प्लस 2x 6x, 6 2 8x प्लस 4। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होना चाहिए दोस्तों, x घाते 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, यही हमारा उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर 5, तो अगर हो तो दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो वही फार्मूला लगाइएगा। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फार्म मान रखिए, और यहाँ दिए गए है x प्लस 1/x बराबर 5, जहाँ जहाँ ये है वहाँ पर 5 रखिए, 5 रख दीजिए, वर्ग कर दीजिए। यहाँ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको निकालना है यार, ऐसे ही रहने दीजिए, 2 है इसको काट दीजिए, 1 हो गया। ठीक है, 5 5 25 हो गया। ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 1 2, तो इसको इधर ले आइए 25 में से, तो 25 में से -2 जब हो जाएगा तो यह आ जाएगा यहाँ पर 23, और यहाँ दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 23 हो जाएगा। देखिएगा उत्तर क्या आया है, तो सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम अगला प्रश्न को लेते हैं। चलिए, बहुत ही विस्तार से चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण दिया है 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x प्लस 5 में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या करना है, देखिएगा इसको जो है एक तरफ ले जाइएगा। ठीक, तो इसको जब एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ दिया गया है 2/5, नहीं तो इसको इसी तरफ लेकर चले आइए दोस्तों। ठीक है, तो ये दिया है 12/5, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 2/5 माइनस में आ जाएगा, तो इधर ये जाएगा तो ये तो माइनस में हो जाएगा। तो ठीक है, तो -2/5। ठीक है, तो ये जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, सॉल्व करिएगा इसको, नहीं तो इसको इधर ही रहने दीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो तीनों एक साथ में सॉल्व करिए। तो इसको ऐसे रहने दीजिए, 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 10/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है इधर प्लस था, इधर जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब देखेंगे तो यह 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पर जो बराबर बराबर कट गए 5 5, यहाँ पर 2 5 10, तो यहाँ x बराबर जो है 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 9/11 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। 9/11 का योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम वही होता है दोस्तों जिसमें हम जीरो प्राप्त करें। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम में 0 प्राप्त करना होता है, तो हम 11, ठीक है, तो कब प्राप्त होगा, जब हम 9/11 से घटा देंगे तो वही हमारा क्या प्राप्त होगा, 0। तो इसीलिए हमारा जो है माइनस में 9/11 जो है योगात्मक प्रतिलोम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर दिया गया था दोस्तों, तो अगर आप माइनस यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस दिया है, तो -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा +9/11, क्योंकि घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दिया गया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यदि ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, h बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हो गया 1/2, आधार का मान ज्ञात करना है और ऊंचाई का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो इसको जो है, और ये जो है क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 48। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 8 छंग 48 और 6 दूनी 12, आधार बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला गया है कि 5, देखते हैं -5 दिया गया है और
-45 और भागे -15 प्लस -3 गुणे 5, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। इसको पहले सोल्व करिए, जो मान दिए गए हैं इसको ब्रैकेट तोड़िए तो ये हो जाएगा -5 और ये है 15 3 45। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा क्या, 15 3 45 3, तो यहाँ पर -3 हो गया। अब यहाँ पर प्लस दिया गया है, यहाँ पर माइनस है 5 3 15, तो ये माइनस में आ जाएगा -15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखेंगे, तो इसको अगर हटा देंगे तो जो है 5 3 8 8 5 13 और 1 1 2, -23 हमारा उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो -23 हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिया है a² + 1/a² इक्वल टू 2 और इक्वल टू 2 दिए गए हैं 1/a + 1/a + a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, वही फार्मूला लगाइएगा। a + 1/a का होल स्क्वायर होता है a² + 1/a² + 2ab। ठीक है, ठीक है, तो इसका मान, इसको हम a मान के चलते हैं और इसको b मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया हमको। तो आगे क्या दिया गया है, दिया है a² + b², इसका मान हमको 2 दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 दिए गए हैं तो यहाँ पर 2 रखना है। तो ये हो गया a + 1/a का होल स्क्वायर, यहाँ पर मान रखा है क्या 2, प्लस यहाँ कट गया तो 2 × 2 2। ठीक है, तो a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर हो गया 4। ठीक है, तो ये 4 हो गया, तो a + 1/a बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा √4। तो जब √4 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मान हमारा 2 आ गया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि दोस्तों, हमको 1 लेकर के आना होता है। ठीक है, तो जब 1 कैसे लेकर आएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम किस में गुणा करा दें कि 1 प्राप्त हो जाए। तो इसको हम पलट दें, अगर -9/4 कर दें तो ये और ये कट गए दोनों, तो हमारा उत्तर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर 9/4, जो -9/4 है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य ₹72 कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं 5 पुस्तक का मूल्य, मान लेते हैं 5x है, और 7 पुस्तक का मूल्य 7x है, और कह रहा है 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य में से 72 कम है। 5 पुस्तक का मूल्य, ठीक है, 7 पुस्तक के मूल्य में से 72 कम है। ठीक है, यही बोला गया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। 2x बराबर 72। अब काटेंगे तो x बराबर आएगा 2 3 6 2 6 12 36 दूना 72। यह हमारा राइट आंसर हो गया। तो x का मान मतलब एक पुस्तक का मूल्य क्या आ गया, एक पुस्तक, ठीक, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य हो जाएगा 36 रुपये। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया गया है 3 क्रमागत संख्या, मान लेते हैं x + 1 x + 2 दिया गया है, और इसमें बताना है हमें इसका योग जो है 87 दिया गया है। ठीक है, 87 दिया गया है और पूछ रहा है कि क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ देते हैं x, ठीक, x + 1 x + 2 बराबर 87। तो ये हो जाएगा x x x 3x, और एक ये 2 1 3 हो गया बराबर 87, और इसको 3x जब इधर ले जाएंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा। ठीक है, काट देंगे तो 3 दूनी 6 3 7 3 8 24, तो x बराबर हमारा 28 आ जाएगा। ठीक, तो x का मान हमारा 28 आ जाएगा। तो संख्याएं क्या प्राप्त होगी, हमसे पूछा क्या गया है, तो द्वितीय क्रमागत संख्या मतलब ये वाला पूछा गया है द्वितीय, तो 28 + 1 ये हो जाएगा
28 + 1 बराबर 1, 29। तो इसका मान हो गया 28 आया, इसका मान 28 में 1 जोड़ेंगे 29 आएगा, इसका 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तीनों हो गया। आगे देखते हैं अब। अगला प्रश्न दिया गया है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है एक आयत। ठीक है, तो आयत में बताया गया है कि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिए है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिए गए हैं। आयत का परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप यही होता है दोस्तों, परिमाप। ठीक है, तो आप बताइए, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, क्योंकि आयत है, वर्ग होता तो सभी 10-10 हो जाता है। ये 6 है तो ये भी 6 है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक में l + b। ठीक है, तो 2 लंबाई हम 10 मान लेते हैं और चौड़ाई जो है 6 मान लेते हैं। तो 10 × 6 = 16 और गुणे 2, 16 दूना 32। ठीक है, तो हमारा 32 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है? तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों, 1 लीटर जो है, 1 लीटर में कितना पानी आता है? 1000 घन, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, घन क्यूब होता है। तो अगर 1 लीटर में इतना होता है तो 1 घन सेंटीमीटर में कितना होगा? ठीक है, तो 1 घन सेंटीमीटर में, 1 घन क्यूब सेंटीमीटर में कितना होगा? तो 1 बटा हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 1000 हो गया। ठीक है, तो इसको ये लीटर हो जाएगा। ठीक, तो इसी को जो है, अगर हम 7800 लीटर की बात करें, 7800 लीटर पानी, तो इसको जो है हम अगर 1000 से भाग दे दें, ठीक है, तो कितना आएगा? 10 10 10 10 और दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.8 लीटर। ठीक है, तो ये जो पानी है दोस्तों, 7800 घन सेंटीमीटर में 7.8 लीटर पानी आएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 114 और 380 और 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे, भाग विधि से देख लेते हैं एक बार, इसके बाद गुणनखंड विधि से भी देख सकते हैं। तो भाग विधि देखेंगे तो सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितना कितना दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 380 दिया गया है, तो ये 114 और 133 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा 114 और इसको घटाएंगे तो 9 4 13, यहाँ पर 3 2 में से गए 1 19, यहाँ पर 114 है। ठीक है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, तो ये कट जाएगा। तो जब 19 कट गया तो यही हमारा जो है मासा हो गया। 114 और 180 और 114 और 133 का मासा हमारा 19 आया। अब बचा हुआ है 380 और 19 को भाग देंगे तो 19 दूना 38। ठीक है, 0 हो गया, 0 उतारेंगे तो 19 शून्य शून्य, यहाँ पर शून्य हो जाएगा तो 0। ठीक है, तो काट देंगे तो समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 19 हमारा मासा हो जाएगा। तो आंसर बराबर हो जाएगा, आंसर बराबर 19 मासा हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x बराबर 3 दिया गया है, तो इसमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? एक वर्गाकार खेत है, वर्गाकार है, ठीक है, तो इसका जो है एक भुजा दिया गया है 3x + 17 और x का मान दिया गया है कितना? 3। ठीक है, तो x बराबर दिया गया है -3, हम 3x + 17। ठीक है, तो इसमें हम 3 का मान रख देते हैं, तो 3 कोष्टक में -3 + 17, तो इसको जब 3 × 3 = 9 -9 और ये 17 है, तो 9 -9 में 17 जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक, 9 8 17। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर 8 हो गया तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है दोस्तों क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अगर ये 8 है
तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट उत्तर 64 सेंटीमीटर, या कोई भी जो मान दिया होगा मीटर स्क्वायर में यह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर दिए गए हैं तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 14 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं दोस्तों एक पुस्तक का मूल्य x है, एक पुस्तक का मूल्य x है। ठीक है, एक पुस्तक का मूल्य x है, तो यहाँ दिए गए 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 14 रुपये कम है, तो 5 पुस्तक का मूल्य हम 5x मान लेते हैं। ठीक है, 5 पुस्तक का मूल्य 5x और 7 पुस्तक का मूल्य 7x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 5 पुस्तक के मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 14 रुपये कम है, तो 7 पुस्तक के मूल्य से 5 पुस्तक के मूल्य में से कितना है 14 रुपये कम है, तो ये हो गया। अब इसको काट देंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2x बराबर 14। अब 2 सते 14, x बराबर हमारा 7 जो है उत्तर आ गया। ठीक है, तो मतलब एक पुस्तक का मूल्य 7 रुपये हो गया, एक पुस्तक का मूल्य 7 रुपये हो गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है a + 1/a बराबर 3, तो a² + 1/a² का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब मान दिया गया है क्या, a + 1/a बराबर 3। ठीक है, ये मान हमको दिए गया है, तो फार्मूला लगाइएगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस, नहीं इसको ऐसे करिएगा, a + 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a² + 1/a² प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 मान दिए गए हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 3, इसको वर्ग कर दीजिए a² + 1/a² प्लस इसको काट दीजिए, बचा है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर 3 × 3 = 9, यहाँ पर 2 इधर लेकर आइए, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो गया a² + 1/a²। ठीक है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 × 2 = 9, 7a² + 1/a²। इसी का मान हमसे पूछा गया है, तो हमारा जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7 उत्तर आ जाएगा। तो हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक बगीचे में 20-25 पौधे लगे हैं। ठीक, 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम सीधे वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 20 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 2 का जोड़ा लेकर के जब काट देंगे दोस्तों, तो 4 × 4 = 16, 4 यहाँ पर भी आता है, 4 यहाँ नीचे जुड़ता भी है, 4 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4 = 16, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 5 2 अंक सीधे उतरेंगे, तो यहाँ पर हो गए 425। तो इसको जब हम काटेंगे तो 5 बार अगर ले जाते हैं दोस्तों, 5 बार, ठीक है, तो 5 × 5 = 25, 8 × 5 = 40, 40 × 2 = 42, तो हमारा जो है यहाँ पर 5 आ गए, तो राइट आंसर हमारा 45 जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है एक पुस्तक का मूल्य दिया गया है 5x² प्लस 2x प्लस 1 है। इसी प्रकार 2x + 5 पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2x + 5 पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2x + 5 पुस्तक का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, गुणा कर देना है। तो गुणा कर दीजिए एक बार। अब 2x का सभी में गुणा करेंगे, फिर 5x का सभी में गुणा करेंगे, करिए। तो यहाँ हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, x है तो x घाते 3 और 2 प्लस है 2 दूनी 4x² प्लस 2 × 9 = 2x। इसके बाद अब इसको लेते हैं, 5 × 5 = 25 x² प्लस 5 दूनी 10x और 5 × 9 = 5। ठीक है, तो यहाँ पर x घाते 3 है, तो 10x घाते 3 प्लस यहाँ पर 4x², यहाँ पर 25x², 25 × 4 = 29x²। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पर 29x² हो गया। अब देखिए और क्या बचा है, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 10x, तो 10 × 2 = 12x
ठीक है। तो 12x हो गया और यहाँ पर क्या है 5 बचा है, तो यह जो है उत्तर हमारा हो जाएगा 10x3 प्लस 29x² प्लस 12x+5। यही हमारा उत्तर हो गया। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है -1/2 तथा 5/4। इसके बीच में दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं -1/2 है, इसमें हम x ऐड कर देते हैं तो 1 आ जाएगा समदूरस्थ संख्या, और फिर हमने x ऐड किए तो दूसरी समदूरस्थ संख्या आ जाएगी, फिर हमने x ऐड किए तो 5/4 यह संख्या जो दी गई है वह आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो -1/2 दिया गया है, इसमें हम x ऐड करते हैं तो ये संख्या प्राप्त हुई, फिर x ऐड करते हैं तो ये संख्या प्राप्त हुई, फिर x ऐड करते हैं तो ये संख्या प्राप्त हुई। ठीक, 5/4 प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ होंगे 3x बराबर 5/4 दिए है। ठीक, इसके बाद 1/2 है, 1/2 जोड़ दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ये 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 7/4। अब यहाँ पर क्या दिया गया था 3x दिया है। ठीक, 3x बराबर था तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4×3 12, तो 7/12 यह हमारे x का मान आ गया है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगला संख्या निकालते हैं। तो अगली संख्या कैसे निकालेंगे देखेंगे। हमको दिया गया है 1/2, तो -1/2 में हम 7/12 अगर जोड़ देते हैं, यही x आया है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये हो गया 12, तो 2 छंग 12, ये हो गया -6, और यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए, यहाँ पर 7 हो जाएगा। एक बार जाएगा तो ऊपर कर गुणा कर देंगे, 7 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 1/12, यह पहली संख्या है। ठीक है, पहली ये वाली संख्या ये प्राप्त हो गई 1/12। अब दूसरी देखते हैं। तो 1/12 जो दिया गया है ये संख्या, इसी में हम x फिर जोड़ दें तो x का मान 7/12 है, तो इसी में 7/12 हम फिर जोड़ देते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसको जोड़ देंगे, तो अगर हर बराबर है तो ऊपर जोड़ देंगे, 7 1 8, 8/12। तो हमें जो है दूसरी संख्या 8/12 मिल गई, और पहली संख्या क्या था 1/12। तो 1/12 पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी। ठीक है, तो यही जो है 1/12 और 8/12 हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखिएगा, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट करिएगा, दूसरा बता देंगे मेथड। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार ग्राफ ले लेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद -1 -2 -3 -4। इसके बाद हम जो यहाँ पर -4/5 दिए है, इसको हम भाग करके देख लेते हैं। 4/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बार बढ़ाएंगे तो 0 आ जाएगा, 5 8 40। ठीक है, तो ये 0.8 आ गया। अब आप ही बताइए 0.8 यहाँ पर कहाँ फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस में आएगा, -0.8। तो 0 ये माइनस है, यहाँ पर 0.8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है स्तंभाकृत और स्तंभ आरेख बार ग्राफ में दोनों अंतर बताइए। दो अंतर बताना है। तो हम यहाँ पर चित्र ऐड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। बार चार्ट में क्या है, श्रेणीबद्ध डेटा प्रस्तुत करते हैं और अलग अलग तत्व प्रदर्शित करता है, और हिस्टोग्राम में क्या है, मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करता है, उन तत्वों को प्रदर्शित करता है जिन्हें एक साथ समाहित किया जाता है और उन्हें श्रेणी माना जाता है। तो इसको आप जो है देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इसको मिटाते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न है x स्क्वायर माइनस x घाते 3
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमको जो संख्या है दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो अगर तोड़ना चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक, कॉमन ले लीजिए इसको। तो जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या आएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स -1 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसको जब एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब मासा निकालने के लिए जो कॉमन होता है वही लिया जाता है दोस्तों, तो ये दोनों एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन हो गया, तो हमारा राइट आंसर मासा क्या हो जाएगा, मासा हमारा एक्स हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 3x घाते 3 y घाते 3, इसके बाद है 4x y घाते 3 भागे 6x स्क्वायर y, ठीक है, यही दिया गया है। अगर हम इसको गुणा भी कर दें, या तो गुणा कर दीजिए या तो काट दे दीजिए, तो 4 तिहाई 12 हो गया, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर x घाते 3, तो x है तो x घाते 4 हो जाएगा। इसके बाद है y घाते 3 और y घाते 3, तो यहाँ पर हो जाएगा y घाते 6, और यहाँ पर दिए गए हैं 6x स्क्वायर y। तो अब काटेंगे 6 का 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ हो गया 2, इसके बाद x स्क्वायर से कट गया तो x घाते 2 बचा है, यहाँ पर y से कट गया तो y घाते 5 बचा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर y घाते 5। अगले प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है। तो मान लेते हैं एक घनाभ बना देते हैं, मान लेते हैं यह हो गया घन, ठीक है, तो एक घन बना देते हैं, ये मान लेते हैं घन हो गया, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों घन, और बोला गया है 4.5 मीटर ऊंचाई है, 4.5 मीटर ऊंचाई दिया गया है, और क्षेत्रफल दिया गया है 125, क्षेत्रफल 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया 125 मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करना है कि देखेंगे, हमसे पूछा गया है आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आयतन ज्ञात करने के लिए दोस्तों घनाभ का क्षेत्रफल है, क्या है, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 125 दिया गया है, तो 125, ठीक है, 125 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिएगा, अब हो जाएगा दोस्तों घनाभ का आयतन, हमसे पूछा गया है कि घनाभ का आयतन बताइए, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, तो ये आयतन होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो हमको क्या क्या मिला है, इसमें देखेंगे दोस्तों, तो ऊंचाई जो है हमको दिया गया है 4.5 और 125 क्या दिया गया है, क्षेत्रफल 125 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको जब लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो वह क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि हमको क्षेत्रफल दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई दिया गया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है दोस्तों 125, तो 125 हमने कर दिए, इसके बाद क्या है, गुणा कर देंगे किसमें, 4.5 का, ठीक है, तो 4.5 का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया, ये लंबाई गुणे चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई, तो तीनों हो गए, जब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 562 ठीक, 562.5 घन मीटर, ठीक है, या मीटर क्यूब कह सकते हैं, ठीक है, या घन मीटर या मीटर क्यूब कहते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5
व्यंजकों को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कीजिए। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे। इसमें दोस्तों क्या करना होता है कि इसमें जब देखेंगे तो इसमें क्या किया जाता है जानते हैं, यहाँ पर जोड़ने पर यह आना चाहिए और गुणा करने पर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे कैसे होगा, तो करिएगा। तो यहाँ पर अगर करेंगे 5 गुणे 1, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं एक्स स्क्वायर कोष्टक में, यहाँ पर दिए गए तो 5 क्या कर सकते हैं 5 एक्स, ठीक है, 5 करने में 5, 1 एक्स माइनस 5, ठीक है, 5 एक्स प्लस 1 में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखेंगे 5 इक्यानवे में 5, तो मतलब ये आ गया -5। ठीक है, अब ये जो है क्या हो जाएगा, और अगर इसको हम जोड़ेंगे -5 और 1 को तो यहाँ पर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x, क्योंकि अंदर जा रहे हैं तो कोष्टक में तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है, एक्स -5। ठीक है, तो यह हो गया एक इसको ले लेते हैं कामन, एक्स कामन लेंगे तो एक्स -5 हो गया, और फिर यहाँ पर एक कामन लेते हैं तो एक्स -5 हो गया। तो एक्स -5, इसके बाद है एक्स +1। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है -2/3, ठीक है, प्लस -4/5 -6/7 सोल्व करना है। तो यहाँ पर -2/3 हो गया, प्लस -4/5 हो गया, प्लस -6/7 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो एलसीएम 105 आ जाएगा, 5 3 15 7 105। तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 35 बार जाएगा, तो 35 दूना 70 हो गया, -70 प्लस हो गया, यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 करने में 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, 21 चौक 84 हो गया। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -84 हो गया। इसके बाद माइनस है, माइनस लगाइए, 7 इक्यानवे में 7, 7 पच्चे 35, तो 15, 15 छक्का 90। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 244, 244। ठीक है, तो 244 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस है, और यहाँ पर हो जाएगा 105। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है घन पूर्णांक में दिया है 4x -6 के ठीक बाद का घन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह जो इसमें अगर एक ऐड कर देते हैं तो यह हो जाएगा 4x -6 है, तो एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर दिया है दोस्तों 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, ठीक है, से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से, ठीक है, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। 15 15 में 225 है, और 5 5 25 काट देना है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और 25 25 अट्ठे 200, 25 9 225, तो 9 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है एक कक्षा की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो कक्षा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो दिया गया है। क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक में L + B * H। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। L का मान क्या दिया गया है दोस्तों, तो लंबाई का मान दिया गया है, L बराबर 10, और B बराबर दिया गया है 6 मीटर, और H दिया गया है 5 मीटर। ठीक है, तो LBH हो गया, यहाँ पर हो गया, ये हो गया 10, और ये हो गया B का मान हो गया 6। ठीक है, और गुणे 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 6 16, 16 दूना 32, 32 पंजे 5 दूनी 10, 5 3 15 16, 160 से। ठीक है, तो यह हो जाएगा 160 मीटर स्क्वायर।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या मान लेते हैं 4 गुनी है, तो 4x मान लेते हैं, बराबर है क्या है, योग क्या है दोनों का 15 है। तो हमसे पूछा गया संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी है 4x। ठीक है, तो इसको जब लगाएंगे तो 4 1 5x है, जब बराबर करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, x बराबर कितना आ गया 3। तो जब 3 मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 12 हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 6 सेमी और 4 सेमी के दो घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये एक घन हो गया कोई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है घन हो गया, तो इसको मान लेते हैं ये क्या है, एक हो गया 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर घन, और एक हो गया इसी में एक 4 सेंटीमीटर का घन। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का जब घन निकालेंगे तो घन का क्या होता है दोस्तों, पहले घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन निकालने के लिए ए क्यूब हो जाता है, फार्मूला है। तो यहाँ पर 6 दिए गए हैं, तो 6 का क्यूब करेंगे 6 6 36 छक्का 216, और जो छोटा घन दिया गया है वह 4 है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, इसको क्यूब जब करेंगे 3, तो 4 चौक 16 चौका 64, 64 हो गया। कह रहा है जोड़ दिए, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना बड़ा घन बनेगा, तो यह जोड़ दे 6 4 10, 6 1 7, एक हासिल 8, यह 2 1 2 हो गया, तो 280 घन सेंटीमीटर हो गया, या सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है दोस्तों हल करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है x प्लस 1/a, अगले क्वेश्चन दिया गया है x माइनस a, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व क्या करेंगे, तो इसको जो है गुणा कर देंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें, फिर एक बार इसमें फिर एक बार इसमें, तो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर ax, फिर इसको लेंगे तो प्लस 1/a x, तो यहाँ पर x कर देंगे या x/a कर देंगे। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पर a/a कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस ax प्लस x/a माइनस 1, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या से कितनी अधिक होगी। कह रही है 89 संख्या है, इसको परस्पर आपस में बदल दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 8 हो जाएगा। कह रहा है 89 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या से कितनी अधिक होगी। ठीक है, तो 89 जब बदल देंगे 98 हो जाएगी, 98 से 89 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 9 18। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 9 जो है संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है। 11 में क्या बोला गया है देखते हैं। इसमें प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये साइकिल का पहिया है, त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर दिए गए हैं, और 100 चक्कर लगाने में पहिए कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो बताइएगा पहिए कितनी दूरी तय करेगी। तो यह हो गया साइकिल के पहिए की त्रिज्या के 2 गुना होती है, इसलिए इसकी जो पहिए की त्रिज्या होगी दोस्तों 2πr होगा। ठीक है, 2πr होगा। तो यहाँ पर जो दिए गया है देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, और r का मान दिया गया है कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 तिरिक 21। ठीक है, तो 22 दूना 44 गुणे 3, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो 132 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो और क्या बोला गया है 100 चक्कर लगाने में, तो 132 गुणे 100 से गुणा कर दीजिए 1300। ठीक है, 13,200 13,200, यह राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतना चक्कर लगेंगे दोस्तों। यह था पवन सीरीज का आज लघु 3 प्रश्न हमने देख लिया है।
अब हम लेकर के आएंगे लघुत्तरी प्रश्न। वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा।